यार दो बच्चे हैं, एक है राहुल और एक है रोहित। राहुल कहता है कि भाई मेरा पूरा का पूरा जेडब्ल्यू सिलेबस कंप्लीट है, और रोहित कहता है कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं, ये तो नहीं कह सकता, मोस्टली नहीं है, लेकिन मेरे मॉक टेस्ट में 180 आ रहे हैं। अब तुम सोच के बताओ कि तुम राहुल बनना चाहोगे या रोहित बनना चाहोगे? एक ऐसा बच्चा जो कह रहा है जिसका सिलेबस पूरा कंप्लीट है और वो जेडब्ल्यू के लिए तैयार है, या एक ऐसा बच्चा बनना चाहोगे जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो शायद, लेकिन उसके मॉक टेस्ट में 180 नंबर आ रहे हैं? और अगर आपके दिमाग में जवाब क्लियर है तो शायद आप सही वीडियो पे पहुंचे हैं, क्योंकि रियलिटी में जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन सिलेबस कंप्लीट करने का एग्जामिनेशन तो है ही नहीं। उस एग्जाम का नाम तो सीबीएसई है, आपको पता ही होगा। उस एग्जाम का नाम बोर्ड एग्जाम होता है, जहां 10वीं और 12वीं के सिलेबस कंप्लीट किए जाते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक से सवाल आता है। जेडब्ल्यू तो एग्जाम ही काबिलियत का है, सवाल बना पाने का एग्जाम है। आप सवाल बना पाते हो कि नहीं, इस बात की काबिलियत परखता है ये एग्जाम, है ना? तो इसके हिसाब से आप एक बात ध्यान रखिए, अगर सिलेबस 90% कंप्लीट है और मॉक में 110 नंबर आ रहे हैं, वर्सेस सिलेबस आपका शायद 50% कंप्लीट है परंतु मॉक में 180 नंबर आ रहे हैं, तो ये ज्यादा बेहतर पोजीशन होगा मेरे हिसाब से। अब ये आपका डाउट जरूर हो सकता है कि सर क्या ये प्रैक्टिकली मुमकिन भी है कि 50% सिलेबस करके 180 नंबर आ जाए? ये सवाल का जवाब देने में मैं बेहद खुशी महसूस करूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि प्रॉब्लम यहां पर सिलेबस में है, सिलेबस में नहीं है, ये प्रिपरेशन के मेथड में है कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपने सही तरीका लगा दिया तो 50% सिलेबस से भी 180 नंबर निकल जाएंगे। क्लियर है? चलिए, और ये बात आप ना जितने भी टॉपर्स हैं ना उनके इंटरव्यूज के हिसाब से देखिएगा, मतलब उनके इंटरव्यूज में भी आपको दिखेगा। जैसे जेई एडवांस टॉपर फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी जोन वांट्स टू गेट सीएसई डुअल डिग्री आफ्टर गिविंग मेनी मॉक टेस्ट आई यूज्ड टू एनालाइज ईच एंड एवरी पेपर एंड सब्जेक्ट thoroughly, then I analyze my weakness and strengths very carefully, which helped me in developing strong understanding of which topics I am weak in। इसका पूरा पढ़ लेना, मतलब ऐसा नहीं मैं तो पढ़ा हूं, मैंने बस स्क्रीनशॉट इसका लिया। इस बच्चे का आप पूरा पढ़िएगा, कहीं एक जगह भी इसने ये नहीं लिखा I completed my syllabus on time, I completed my syllabus, completing all the topics gave me confidence, ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी। आप दूसरा बच्चा देखो, मोहम्मद अनस, टॉप स्टेट्स विद AIR 42 in JEE advanced, my father supported our family financially, ensured I had access to all study material, my mother taught me until class 10, well organized notes and regular mock tests help me to stay on track, his preparation strategy depend on a balance of classroom learning and self study, rigorous practice and consistent revision। आपको मॉक टेस्ट का नाम हर एक टॉपर बच्चे के फीडबैक में मिलेगा, पर सिलेबस का नाम, सिलेबस शब्द कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट शब्द किसी, मतलब मैं गारंटी ले सकता हूं किसी बच्चे के आपको फीडबैक में नहीं मिलेगा। ये दूसरा बच्चा दिखाओ, तीसरा, टू ट्राई सिटी स्टूडेंट सिक्योर 100% इन जेईई मेंस, कैंडिडेट क्रेडिटेड कंसिस्टेंट प्रिपरेशन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड रेगुलर एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट इन देयर परफॉर्मेंस। तो भैया हर जगह एक बात पक्की है, हर एक बच्चा सिलेबस कंप्लीट कर रहा है ऐसा कहीं किसी ने नहीं लिखा, किसी ने नहीं, पर हर एक बच्चा यह जरूर कह रहा है कि मॉक टेस्ट हमने दिए, उसकी गलतियां, उसका एनालिसिस हमें बेहतर बनाया। तो एक्चुअली में मॉक टेस्ट मेजॉरिटी बच्चा मॉक टेस्ट की बातें कर रहा है, कह रहा है, पर सिलेबस की बात कोई टॉपर नहीं करता वो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं तो यार कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा ना कि लोग सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं पर हर बच्चा मॉक टेस्ट की बात कर रहा है। मतलब एक बात सबको समझ में आ रही है कि सिलेबस कंप्लीट हो नहीं ये फर्क नहीं पड़ता, मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं मतलब आप सही ट्रैक पे हो और आपका जेडब्ल्यू सिलेक्शन बहुत मुमकिन है। जितने टॉपर्स हैं उनका मॉक टेस्ट अच्छा था या उन्होंने मॉक टेस्ट को अच्छा से एनालाइज किया, वो मॉक टेस्ट से ही अपनी गलतियां पकड़े। ठीक है, तो सिलेबस की बात करें, रियलिटी में मैं अब आपको बता रहा हूं कि अब अगर आपके दिमाग में ये बात समझ चुके हैं आप कि भैया सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है, कंप्लीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्क्स बढ़ाना है, तो वो कैसे होगा? तो रियलिटी में सिलेबस की अगर बात करो तो 700 से ज्यादा टॉपिक्स हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? टोटल एनसीईआरटी में 82 चैप्टर है, 82, मैं रंग बदल देता हूं ज्यादा अच्छा दिखेगा। 82 चैप्टर्स है एनसीईआरटी में, इसमें से 68 चैप्टर ऐसे हैं जो जेडब्ल्यू में डायरेक्ट हैं और बाकी इनडायरेक्टली जुड़ते हैं। ठीक है, इन 68 चैप्टर्स में से सब में से मिनिमम 10-10 टॉपिक मानो, 10 से ज्यादा ही टॉपिक होते हैं एक चैप्टर में, 10 भी मानोगे तो 680 टॉपिक बनते हैं। इसके हिसाब से 700 से ज्यादा टॉपिक आपके सिलेबस में है। इन 700 में से 80 चैप्टर में से करीबन 150 दिन में अगर मैं आपको बोलूं या 700 टॉपिक करना है, मतलब एक दिन में 5 टॉपिक करोगे कम से कम। एक दिन में 5 टॉपिक, तुम बताओ, पढ़ के समझ के उसके सारे सवाल बना के सारे डाउट्स क्लियर करके एक दिन में 5 टॉपिक मुमकिन है? वो भी हर रोज 150 दिन पढ़ोगे तब।
प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है बॉस, ये तुम भी जानते हो। तो अब आपको ये सारा इतना सारा ये जो 80 चैप्टर बता रहा हूं, इतना सारा सिलेबस है, इतना सारा। लेकिन रियलिटी क्या है पता है, ये आपको कोई नहीं बताता, और यहीं पे सारा गेम छुपा हुआ है, यहीं स्ट्रैटेजी छुपी हुई है। रियलिटी ये है गुरु कि ये जो 700 टॉपिक्स का सिलेबस है ना, इस 700 टॉपिक के सिलेबस में जहां पर एग्जामिनेशन में जहां से सवाल पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स कितने हैं पता है? आपको नहीं पता होगा, मैंने एनालिसिस करवाया है। पिछले साल मैंने बच्चों के लिए एक एकलव्य टेस्ट सीरीज नाम से एक टेस्ट सीरीज बनाया था, और उस टेस्ट सीरीज का उद्देश्य ही यही था कि मैं बच्चों को सिर्फ वही चीज पे टेस्ट कराऊं, वही चीज उनका स्ट्रॉन्ग करूं जो एग्जाम में आता है। तो इसके लिए मैंने पिछले साल बहुत एनालिसिस किया था। उस एनालिसिस से क्या पता चला, इन 700 से ज्यादा टॉपिक्स में से मात्र 114 ऐसे टॉपिक्स निकले थे जिनसे पिछले 4 से 5 साल में 80 से 85% के सवाल मात्र इन 114 टॉपिक से आ रहे थे, मात्र इन 114 से। और ये बचा हुआ 15 से 20% सवाल, बचा हुआ 20% सवाल ये बाकी के टॉपिक से आ रहा था। अब एक बात बताओ, बुद्धिमान इंसान कौन होगा? बुद्धिमान इंसान, देखो 20 से 25% सवाल तुम्हारे छूटेंगे, मैं कह रहा हूं 20% सवाल ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, आपने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं तुमको सिर्फ 114 मतलब मात्र 20% सिलेबस करना होगा जिससे 80% सवाल निकलेंगे, तो क्या तुम यहां समय नहीं लगाओगे, या अभी भी तुम यही कहोगे नहीं सर हम 100% सिलेबस करेंगे ताकि एक भी सवाल ऐसा ना दिखे जो मुझे नहीं आता हो? ऐसा तो कहने वाला मेरे को नहीं लगता कि बहुत बुद्धिमान इंसान होगा। टॉपर्स भी 100% अगर कोई ले आया, एक्सट्रीम टॉपर है तो है, अन्यथा कोई टॉपर ये नहीं सोच के पढ़ता कि मैं टॉप मारूंगा। हो गया टॉप तो अच्छी बात है, नहीं तो हर बच्चा यही सोच के आगे पढ़ता है कि यार मेरे को अपने मार्क्स बढ़ाने हैं, और वो मॉक टेस्ट में दिख जाते हैं। तो एक बात अगर आपको ये बात क्लियर है कि ये 114 टॉपिक्स, ये है आपका रामबाण, ये है आपका जड़ी बूटी, संजीवनी जड़ी बूटी, ये आपको वापस जीवन दिला देगा और जीवन में सबसे मजबूत भी कर देगा, क्योंकि ये 114 टॉपिक आपको आईआईटी पहुंचा देगा। समझ गए? अब सवाल उठता है, और देखो ये क्यों बोल रहा हूं 114 टॉपिक आपको आईआईटी पहुंचा देगा। 80% मैंने बोला ना, 80% का मतलब कितना होता है? 300 नंबर का पेपर, 80% का मतलब होता है 240 मार्क्स। मैं कह रहा हूं 240 नंबर के सवाल आएंगे आपको इस 114 टॉपिक से। और कितने नंबर चाहिए 99 परसेंटाइल के लिए? 2023 में 155 से 200, 156 से 235, इसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्शन था, अपवाद था, फिर भी 235, और अन्यथा किसी साल में आप 200 से पार नहीं देखेंगे। 148 से 203, 165 से 195। तो एक बात बताइए, कौन से ऐसे साल में आपका 240, अगर 240 नंबर का सवाल तुम बना रहे हो और 165 से 195 में तुम्हारा 99 परसेंटाइल बैठ रहा है, तो एक बात बताओ, क्या तुम बहुत आराम से 99.5 परसेंटाइल तक नहीं पहुंच जाओगे? अरे छोड़ो 240 नहीं लाओगे, 200 नंबर लाओगे, आराम से 99 परसेंटाइल पे पहुंच जाओगे? नहीं। तो हेंस एक बात तो क्लियर है कि ये 80% सिलेबस भी, या ये 80% सवाल भी बहुत ज्यादा यूजफुल है अगर आप तरीके से पढ़ ले, और ये सिर्फ 20% सिलेबस से हो जाएगा। तो 20% सिलेबस को पढ़ने का समय भी मिलेगा। अभी मैं पीछे बोला था ना 700 टॉपिक पढ़ने के लिए 150 दिन है, बहुत कम है, लेकिन 114 टॉपिक्स पढ़ने के लिए 150 दिन है, बहुत आराम से पढ़ लोगे गुरु भाई। हर रोज एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़े तो भी दिन बच जाएंगे, और एक दिन में तो इंसान एक से ज्यादा ही टॉपिक पढ़ लेता है, 2 टॉपिक तो मिनिमम पढ़ लेता है। तो तुम आप मिनिमम 2 टॉपिक भी अगर पढ़ते हो तो 60 दिन से मैक्सिमम ज्यादा नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो एक बात क्लियर हो गई है, और यही मैं सिद्ध करना चाहता था वीडियो शुरुआत करने के पहले, कि हाई वेटेड चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेस्ट ऑफ द एंटायर चैप्टर से। मतलब पूरे सिलेबस से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना चाहिए हाई वेटेड चैप्टर्स पे, और यही है वो स्मार्ट प्रिपरेशन का तरीका। ठीक है, अब ये हाई वेटेड चैप्टर्स क्या है? सवाल यही उठता है कि सर ये बात तो चलो ठीक है, दिमाग में बैठ गया, हाई वेटेड चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो 114 टॉपिक्स अगर हमें मिल जाए तो हम भी बूम बूम कर दे, मतलब एकदम धूम धड़ाका मचा दे। तो ध्यान रखिएगा, आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला मिल जाए डज नॉट मीन कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना देंगे। इट ऑल्सो मीन्स की काबिलियत है कि नहीं, आप वो सारे साइंटिस्ट वाले दिमाग रखते हैं कि नहीं। ये 114 टॉपिक्स आपको और कहीं से नहीं मिल सकता, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, पर उसका सॉल्यूशन सिर्फ वहां पे नहीं छोड़ूंगा आपको एक्चुअली उस 114 टॉपिक से टॉपर बनना कैसे वो भी बताऊंगा अभी इसी वीडियो में, ध्यान से सुनो। तो ये सारे चैप्टर्स हैं। अब देखो ये इसका एनालिसिस मैंने कैसे किया, मैं ये भी इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके अंदर वो भरोसा बने कि अच्छा मैं बस हवा में नहीं बोल रहा हूं। जैसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, फिजिक्स का एक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने पढ़ा हुआ है। 44 सवाल पूछे गए 2024 में। अच्छा 2024 में टोटल कितना पेपर आया था?
तो 10 पेपर आया था जनवरी में और 9 पेपर आया था अप्रैल में, 19 पेपर आया था, 20 मान लो क्योंकि हर साल 25 में भी 20 पेपर आया, 26 में 20 पेपर आया और 44 सवाल आए, मतलब हर एक पेपर में 2 सवाल से ज्यादा। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पेपर में 2 सवाल हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ इस चैप्टर से आएगा, तो क्या तुम ये चैप्टर छोड़ के जाओगे? बिल्कुल नहीं। 2 सवाल आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2025 में 50 सवाल आया, 2.5 सवाल पर क्वेश्चन, मतलब मिनिमम तो 2 सब में आया, कई सारे ऐसे आधे बच्चे ऐसे थे जिनके पेपर में 3 आ गया। उसके बाद कम हुआ लेकिन तभी भी 37 हुआ, मतलब 37 क्वेश्चन 20 पेपर में। इसका मतलब 2 क्वेश्चन पर पेपर का एवरेज मेंटेन्ड है। मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, डेटा सजेस्ट कर रहा है। वैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 42, 32, 36। अब आप सारे के सारे चैप्टर्स जैसे जैसे नीचे आएंगे 23, 21, 23, यहां तक मैंने वो चैप्टर्स लिए हैं जिनमें से कम एक सवाल तो आया है। अब लेकिन ऐसा नहीं कि यही सारे, तुम एक बार देख के बता दो क्या फिजिक्स का इतना ही सिलेबस है? इससे और ज्यादा सिलेबस है। ये फिजिक्स का तो मात्र 30-40% सिलेबस है। ये 30-40% से वो सारे 30-40% सिलेबस लिया हूं जहां से मिनिमम एक सवाल आता है। मतलब रिमेनिंग 60% ऐसा चैप्टर्स हैं जहां से कभी सवाल आया, कभी नहीं आया। पर इनसे तो लगातार 3 साल का डेटा आपको दिखा दिया, और मैंने एनालाइज पिछले 7 साल का डेटा किया, 7 साल में लगातार। तो क्या ये हाई वेटेज नहीं है? बिल्कुल। तुम्हारे लिए डेटा भी रखा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है ना फिजिक्स में चैप्टर, 6 सवाल 4 20 पेपर में 4 सवाल। अब यार ठीक है, बहुत ज्यादा तुम्हारी किस्मत खराब है, सवाल आ ही गया तुम्हारे पेपर में, क्या मतलब? तो छोड़ दो ना। अब इस पे तुम अपना समय लगाओगे। वेव्स पे 9 सवाल, 11 सवाल, 9 सवाल, 50-50 चांसेस क्या आएंगे? मतलब 9 सवाल आया 20 पेपर में, मतलब 9 शिफ्ट वालों को मिला, बाकी 11 वालों को नहीं मिला। तो आप 50-50 चांसेस, आप क्यों पढ़ना चाहते हो? कैपेसिटर 24, 50-50 चांसेस हैं, तो जहां 25, एक बार बहुत आए, ऐसे चैप्टर को पढ़ना चाहोगे? तो इसके हिसाब से ये पूरी एनालिसिस मैंने की और ये करके आपको दे रहा हूं कि आप इन चैप्टर्स की श्रृंखला बना लो। कौन इंपॉर्टेंट है? पहले पेज वाले तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ऊपर से शुरुआत करो। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैट सबसे इंपॉर्टेंट। इनसे शुरुआत करो, नीचे जाते जाते लेस इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। और ये सिर्फ फिजिक्स में नहीं किया हूं, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। तो कहां गया केमिस्ट्री? अब ये जो एनालिसिस मैंने बताया ना कि पिछले 7 से 10 साल के आसपास का एनालिसिस किया, तो मैंने क्या किया, सारे सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर से आया वो लिखा, और उस चैप्टर के बाद मैंने अपनी टीम को बोल के ये भी टैग करवाया कि वो सवाल उस चैप्टर में कौन सी टॉपिक से आया है। जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, तो इसमें सवाल जो आया वो आया था एप्लीकेशन ऑफ एनसीआर एंड एनपीआर, एन फैक्टोरियल, इसके बेसिस पे सवाल आया था, और ये मॉडरेट लेवल का सवाल था। ये सब कुछ टैग करवाया। फिर जैसे डिफरेंशिएबिलिटी एक है चैप्टर, डिफरेंशिएबिलिटी से डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, एक इंटरवल में डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ऐसा सवाल पूछा गया था, ये मॉडरेट का सवाल था। वैसे ही सीक्वेंस एंड सीरीज का nth टर्म ऑफ एन एपी पे सवाल आया। ऐसे करके सारे टॉपिक्स टैग करवाए, और यहीं से पता चला कि वो 114 ही मात्र टॉपिक्स हैं जहां से 80 से 85% सवाल आए। तो इसके बाद मैंने ये सारी स्ट्रैटेजी बच्चों के लिए बनाई कि भैया इतना सारा रिसर्च एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ लग जाए तो मामला बढ़िया हो जाए। एंड देन ये सारे वो टॉपिक्स हैं। तो ये जो इतना रिसर्च किया हूं सिर्फ रखने के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि अपने पास अपने जेब में रख लूंगा ये छुपा के, नहीं, ये रिसर्च मैं कर ही तुम्हारे ले रहा हूं। तो अब देखो, यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से सवाल कहां से पूछा गया? डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, एरर्स इन मेजरमेंट और डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, दैट्स इट। सिर्फ यही 3 टॉपिक से सवाल आया। तुम नीचे आ जाओ, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड ऑसिलेशन, इनमें से यंग्स मॉडुलस और सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से सवाल बहुत कम पूछे गए, अगर कभी पूछे गए हैं तो सिर्फ यंग्स मॉडुलस से और एसएचएम इक्वेशन से। ऑसिलेशन में एसएचएम इक्वेशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में यंग्स मॉडुलस से, दैट्स इट। सिर्फ इसी से सवाल। अगर पढ़ने जाओगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक ही नहीं है। इतना सारा समय बच गया तुम्हारा। अब तुम ये काम हर चैप्टर के लिए कर दिया, हर चैप्टर में 2 या 3, मैक्सिमम 2 या 3 टॉपिक जो उसमें इंपॉर्टेंट है पढ़ा दिया बच्चों को। 114 इंपॉर्टेंट थे, मैंने 133 पढ़ाया है, 132-33 टॉपिक पढ़ाया है कि भाई थोड़ा
थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, एग्जामिनेशन अगर थोड़ा ज्यादा फैला तो भी तुम संभाल लो। ये फिजिक्स में भी मैंने किया है, उसके बाद मैंने हाई वेटेज चैप्टर तुम्हारे केमिस्ट्री में भी बनाया, जो भी फिजिक्स में दिखाया ऐसा ही सेम केमिस्ट्री में बनाया है। केमिस्ट्री में सॉरी ये मैथमेटिक्स है, माफी चाहते हैं, मैथमेटिक्स में जैसे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट 40 34 33 इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। तो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिख दिए, कितने सवाल आए हैं, किससे बढ़ रहा है वेटेज, किससे घट रहा है वेटेज, पूरा बना दिया। बनाने के बाद आप जैसे देखो इंडेफिनिट इंटीग्रल, हर साल बच्चों को बोलता हूं कि मत पढ़ के जाना, ये सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, बस दैट्स इट। पढ़ के मत जाना इस चैप्टर को, और इसके सवाल बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। 8 सवाल 7 सवाल 20 पेपर में, तो 50% से भी कम का चांस, 40% चांस है कि आएगा। उसके बाद देखो डिफरेंशिएशन 15 सवाल 4 सवाल 2 सवाल, 20 पेपर में 2 सवाल आए हैं, क्यों पढ़ के जाओगे भाई, मत पढ़ो ना। तो जहां जहां इंपॉर्टेंट नहीं है आप उसको छोड़िए, ठीक है, समय बचाइए। और ये उसके बाद मैंने पूरा का पूरा टॉपिक लिस्ट मैथमेटिक्स का भी दिया। जैसे मान लो ये है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या पूछा है इससे पता है? लोकस का प्रॉब्लम पूछा है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर में, और अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट्स इट। लोकस एंड अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कुछ नहीं, ना ही nth पावर ऑफ यूनिटी, ना ही क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं अरे यार उसको, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे सवाल पूछा है, ना ही किसी और चीज पे नहीं पूछा है। दो चीज पे फोकस, प्रॉब्लम, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट्स इट। अब कोई भी चैप्टर उठा लो, जैसे सीक्वेंस सीरीज, nth टर्म ऑफ एपी एंड जीपी, दैट्स इट। सोचो इसमें कितनी चीजें हैं, समेशन है, फ्रॉम बैकवर्ड्स है, फलाना ढिमकाना, इतनी सारी तो चीजें हैं। सीक्वेंस सीरीज सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक, दो क्या एक टॉपिक पे पूछ रहा है, nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ एपी। तो आप बस इसको पढ़ो ना यार, ये हो जाएगा आपका काम। ये मैंने सारे टॉपिक्स आपको बता दिए, ठीक है। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बाद उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। अब आपको बस एक और काम करना है। देखो ये सारा इंपॉर्टेंट तो बता दिया, पर क्या है ना, इंपॉर्टेंट तो किताबों में भी मिल जाता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, पर बच्चा पढ़ता नहीं है। और इसीलिए इस बार तुम छूट ना जाओ। तो पिछले बार भी मैंने बच्चों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, पर बच्चा बोला हाँ इंपॉर्टेंट है, वीडियो तक सेव करके रख लिया। मेरे पास डेटा आया, यूट्यूब पे एनालिटिक्स होता है, मैंने देखा हजार नहीं लाखों की तादाद में बच्चों ने उन वीडियोस को सेव करके रखा था जिन वीडियोस में मैंने हाई वेटेज टॉपिक्स बताए थे। तो मैं सोचा यार बहुत अच्छी बात, पर लाखों की तादाद में बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, क्यों भाई? तो जब बहुत सारे बच्चों से बात किया तो बच्चा बोला सर सेव तो करके रखा था आपका वीडियो, लेकिन फिर छूट गया, समय नहीं मिला, ये हो गया वो हो गया, और एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया, इस बार मैंने टेस्ट सीरीज को टेस्ट सीरीज नहीं बल्कि एक अपने आप में भगवान बना दिया है। क्यों? मैंने बोला तुम्हारा दिक्कत क्या है, तुम्हारा दिक्कत यही है ना कि तुमको मैंने हाई वेटेज बता दिया, अब तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, फिर उस पर रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, फलाना नहीं ढिमकाना नहीं, यही दिक्कत है। मैं बोला उसका सोल्यूशन निकालता हूं। सोल्यूशन ये है, मैंने बच्चों को ये बोला, रुक जाओ, कहां, अरे कोई खाली, यहां खाली, रुक जाओ, ये इसको भूल जाओ जो पीछे लिखा हुआ है। मैंने बच्चों को बोला कि यार तुम एक काम करो, तुमको टेस्ट, मैं एक टेस्ट देता हूं जिस टेस्ट में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे टेस्ट दूंगा। तो बच्चा बोला सर सबसे पहले दिक्कत तो यही कि जो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं ना, वो टॉपिक भी हमारा नहीं पढ़ा हुआ है। तो चलो ठीक है, हो सकता है जेन्युइन पॉइंट है। मैंने बच्चों को बोला कोई बात नहीं, ये टेस्ट मैंने बनाया, तुम बोल रहे हो देने से डर रहे हो क्योंकि तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं है, मैं सबसे पहले तुमको थ्योरी पढ़ा दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूं। इस टेस्ट सीरीज में टेस्ट होना चाहिए, पर मैं टेस्ट के पहले बच्चों को थ्योरी पढ़ाता हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। वो सारे थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है, मैंने बच्चों को बोला तुमको थ्योरी पढ़ाऊंगा, सारा जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है तुम थ्योरी पढ़ लो, ठीक है। बच्चे को थ्योरी पढ़ाया, वो सारा टॉपिक जो अभी पीछे दिखाया जो इंपॉर्टेंट है, जो हाई वेटेज है, वो थ्योरी पढ़ाया। पढ़ाने के बाद बच्चा बोला सर अभी तो पढ़ा दिए आप, थोड़ा बहुत क्लास में क्वेश्चन करवाया, अभी उससे टेस्ट दे दें, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया। मतलब कोई बात नहीं, तेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। मैंने बच्चों को बोला चल तेरे को प्रैक्टिस असाइनमेंट दे रहा हूं वही सारे सवालों का जो थ्योरी की क्लासेस में कराई थी। बच्चा बोला वाह, प्रैक्टिस असाइनमेंट में बच्चे ने खूब सारे सवाल किए और एकदम टेस्ट के माहौल में बैठ के दिया, और प्रैक्टिस असाइनमेंट से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब कॉन्फिडेंस बढ़ा, बच्चा तैयार है टेस्ट के लिए, बच्चा टेस्ट दे रहा है और टेस्ट में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। पर कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो टेस्ट में नहीं बनेंगे। बच्चा बोला अब इसका क्या करें? मैं बोला कोई बात नहीं, इसका नहीं कर, टेस्ट के बाद इसका वीडियो सोल्यूशन भी दिया मैंने कि तुम वीडियो सोल्यूशन देखो और समझो कि कहां गलती की, ताकि उसको अगली बार ना करो। अब बताओ क्या ये टेस्ट सीरीज है? नहीं भाई, ये अपने आप में चलता फिरता पूरा सिस्टम है जो बच्चे का रिजल्ट निकालेगा। बच्चे को जहां दिक्कत होती थी, टेस्ट देने में डरता था बेचारा, क्यों? थ्योरी नहीं कंप्लीट थी, कंप्लीट करा दिया। थ्योरी के बाद बच्चा बोलता था प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस करा दिया। प्रैक्टिस के बाद टेस्ट दिया तो बच्चा बोल रहा सर टेस्ट तो दे दिया, अब इंप्रूव कैसे करूं? मैंने बोला चल वीडियो सोल्यूशन देते हैं।
अब इसीलिए एकलव्य टेस्ट सीरीज में मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि जो तुमको बताया हूं ना, अगर तुम वो सारी चीजें नहीं कर पा रहे हो, या फिर मान लो कर पाओगे नहीं कर पाओगे मेरे को नहीं पता, बट ये तो तुमको हर हाल में वो सब कुछ करवा ही देगा। मतलब सिर्फ दवाई बता नहीं रहे हैं, दवाई आपको देकर खिलाकर तंदुरुस्त करके तब भेज रहे हैं कि भैया अब तुम स्वस्थ हो पूरी तरह से। बीमारी का सिर्फ इलाज नहीं बताया, बीमार को ठीक कर दिया। ऐसा बनाया हूं इस बार का एकलव्य टेस्ट सीरीज, समझ रहे हो? तो भैया ये एकलव्य टेस्ट सीरीज, और जो बच्चा इसमें गया, जो बच्चा इस बैच में एकलव्य टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस लिया है, इसका एक बैच 1 में ऑलरेडी लॉन्च किया था 1-1.5 महीने पहले, जो बच्चा इसका एक्सपीरियंस करा, मतलब भक्त हो गया। बच्चा बोल रहा है सर मजा ही आ गया, मतलब इससे ज्यादा आनंदमय चीजें नहीं हो सकती। मतलब बच्चा हर जगह, यूट्यूब, ये व्हाट्सएप के कमेंट चैट्स हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स हैं, जहां तुम देख लो, तुम यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लेना, तुमको मिल जाएगा। मजा आ जा रहा है बच्चों को। और पिछले साल तो पेपर 70% मैच किया था। इस बार तो मैंने टारगेट दिया है 70% से ज्यादा पेपर मैच एकलव्य टेस्ट सीरीज से। तो इस लेवल का एकलव्य टेस्ट सीरीज देख रहे हो, पेपर पूरा मैच किया। मैं ये जो वीडियो बनाया था ना, आप जाके देखिएगा यूट्यूब पे, अभी भी ये वीडियो है, इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट लगाया हूं यहाँ पे। वीडियो में दिखाया कि देखो ये सवाल जनवरी 2026, 21 जनवरी 2026 में आया, और हमारे एकलव्य टेस्ट सीरीज में सवाल क्या था, 5% में भी क्या, सिर्फ नंबर्स का डेविएशन है। यहां पे लिखा हुआ है 0.1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फास्फोरस गेव 0.222 ग्राम ऑफ Mg2P2O7। सवाल पूछा था 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूसेस 1.49 ग्राम ऑफ Mg2P2O7, डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ पी। हमारा भी वही सेम है, देन द परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, बस नंबर्स चेंज थे। तो इतने लेवल तक सवाल मैच कर गए एकलव्य टेस्ट सीरीज से, क्योंकि हमें पता था यार यही सवाल पिछले 3 साल से पूछ रहा है, इस बार काहे नहीं पूछेगा, पूछ ही रहा है, बार बार पूछ रहा है, तो इस बार भी पूछेगा। समझ रहे हो? तो इस लेवल पे एकलव्य टेस्ट सीरीज से बच्चों को फायदा हुआ। ऐसे कई सवाल, मतलब तुम देखो ना, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ H atom, व्हाट विल द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन एट पार्शियन सीरीज टू सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज इन H atom, हाइड्रोजन एटम। हमने सवाल पूछा था बच्चे से टेस्ट में, द रेशियो ऑफ द वेव नंबर्स ऑफ द रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड द सेकंड लाइन ऑफ पार्शियन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। भाषा बदल गई बट वही सेम है। इसमें पूछा थर्ड लाइन ऑफ पार्शियन टू सेकंड लाइन ऑफ बामर, हमने पूछा थर्ड लाइन ऑफ बामर टू सेकंड लाइन ऑफ पार्शियन, आगे पीछे कर दिया। तो इतने लेवल तक सवाल मैच किए, इतने लेवल तक, समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि जो बच्चा एकलव्य टेस्ट सीरीज को लगा लिया बेटा वो बाजा फाड़ देगा। बस लगाना 100%, थ्योरी सारी अटेंड करनी है, प्रैक्टिस असाइनमेंट लगाना है, फिर टेस्ट लगाना है, उसका वीडियो सॉल्यूशन लगाना है, तुम बाजा फाड़ दो। ठीक है? तो इस एकलव्य टेस्ट सीरीज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप इसको एक्सपीरियंस जरूर कीजिए। अगर आप सच्चे तौर पे एक ट्रू जेईई एस्पिरेंट है, आपके दिल में वो आग जल रही है कि हाँ मेरे को जेईई हर हाल में निकालना है, तो बेटा एकलव्य टेस्ट सीरीज तेरे लिए रामबाण है, तेरी संजीवनी बूटी है। सच बता रहा हूं, तेरे को ऐसा लगेगा कि तेरी जान वापस आ गई, सच बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। तो एकलव्य टेस्ट सीरीज का जरूर एक्सपीरियंस लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर रहा होगा कि क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, और एकलव्य टेस्ट सीरीज उसमें आपकी काफी मदद करेगा। ठीक है, चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, बेहतर सेशंस मिलते रहेंगे। ख्याल रखिए, और किसी भी चीज की आवश्यकता हो बेझिझक होकर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।